हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अपने चैनल पर अब हम पिछले 5 वर्षों में जो भी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसके हम पेपर्स करा रहे हैं। ठीक है, तब तक हमने 2021, 2020, 2019 और 2018 तक के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन यानी कि संपूर्ण हल करके अपने इसका वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है। तो फ्रेंड, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जिससे आप सारे वीडियो को हमारे चैनल पर जाके आराम से देख सकें और उससे अधिक लाभ उठा पाएँ। क्योंकि फ्रेंड देखिए, आपके बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर यानी पिछले वर्षों के जो पेपर हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने 2018 तक की कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन कर रखा है। ठीक है, उसका वीडियो है मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको। आप मेरा चैनल जान ही रहे हैं, A1 स्टडी सर्किल। ठीक, तो हमने 2017 का पेपर जो था उसमें फर्स्ट मीटिंग के पेपर में जो आता है खंड आ, जिसमें जीएस जीके होता है, और सेकंड पेपर होता है खंड बा में वही फर्स्ट मीटिंग 9 से 12 वाले पेपर में ही सेकंड सेक्शन होता है हिंदी। तो हमने अभी खंड आ का जीएस जीके में 25 क्वेश्चन, ठीक है, पिछले वीडियो में जो पिछले लेक्चर लिया था उसमें करा दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट करा दिया था। हमें 26 क्वेश्चन इस वीडियो को स्टार्ट करना है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्योंकि टाइम आपके पास भी बहुत कम है। अब 5-6 तारीख में 4 दिन बचा है मैक्सिमम। ठीक, तो चलिए फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक, ताकि आप सारी वीडियो को देख पाएँ और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। ठीक, और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक, चलिए फ्रेंड फटाफट स्टार्ट करते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए। 26 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। हैं, करेंसी नोट है, सिक्के हैं, चेक है या बॉन्ड है। यानी वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण क्या हो सकता है। ठीक है, करेंसी नोट होगा, सिक्के होंगे, चेक होगा या बॉन्ड होगा। तो 26 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। वैकल्पिक मुद्रा जो है गैर कानूनी निविदा होती है। ठीक है, और इसके पर तो इन्हें स्वीकार किया जाता है। जैसे चेक वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेक एक वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। चलिए 26वें का सी हो गया। 27वें में देख लेते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए। उसमें गोल्डन हैंडशेक स्कीम है। गोल्डन हैंडशेक, ठीक, सुनहरा हाथ का मिलाव यानी जोड़ना। ठीक, ये स्कीम क्या है, इसका संबंध क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है विदेशी कंपनियों को बुलाने से, बी कह रहा है लोक उद्यमों में निजी निवेश से, सी कह रहा है संयुक्त उद्यमों की स्थापना से, और डी कह रहा है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। ठीक, तो 27वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट। ठीक है, गोल्डन हैंडशेक क्या है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। ठीक, 27 क्वेश्चन का डी ऑप्शन। अच्छा, गोल्डन हैंडशेक की अवधारणा का जन्म कहाँ से हुआ। 1960 के दशक में ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, और भारत में यह स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और विकास नीति से संबंधित है। ठीक, 1960 के दशक में ब्रिटेन में हुआ था इसका जन्म। ठीक, 1960 के दशक में ब्रिटेन, ठीक, इसका जन्म हुआ था गोल्ड से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का वहाँ से। तो भारत में इसको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और विकास नीति से संबंधित है ये। ठीक, 27वें का डी ऑप्शन हो गया। चलिए 28वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाक से, देख लीजिए क्या कह रहा है। 28 क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड, 28 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजनाओं की बात हो रही है। किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। ठीक है, यानी जितना उन्होंने सरकार ने टारगेट किया था कि हमारी विकास दर इतनी रहेगी, उससे कम थी वास्तविक विकास दर। ठीक, ऑप्शन कह रहा है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहला है 8वीं पंचवर्षीय योजना में, बी कह रहा है कि चौथी पंचवर्षीय थी, सी कह रहा है कि 5वीं पंचवर्षीय थी, और डी कह रहा है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक, तो 28 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिसमें लक्षित विकास दर 5.7% थी। यहाँ पे लक्षित था, यहाँ पे टारगेट था, कितने का लक्ष्य था, 5.7% का था। ठीक, 5.7 का था। ठीक, और वास्तविक कितनी थी, वास्तविक 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 कितनी थी, वास्तविक थी आपकी
3.3 चौथी पंचवर्षीय योजना बहुत बुरी तरह फ्लॉप थी अपने लक्ष्य से, ठीक, बहुत पीछे थी। 5.7 का सीधा 3.3 पे आई थी वास्तविक, ठीक। तो चलिए ये हो गया बी ऑप्शन फटाक से 28वें क्वेश्चन का। चलिए 29वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 29वां क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि है? निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? नियंत्रण की एक विधि नहीं है, मात्रात्मक जो साख नियंत्रण होता है उसकी एक विधि नहीं है। क्या? ऑप्शन बैंक दर, बी कह रहा नगद आरक्षित अनुपात, और सी कह रहा वैधानिक तरलता अनुपात, डी कह रहा बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी, ठीक है। इनमें से कौन नहीं है साख को नियंत्रण करने की विधि? 29 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड। बचत खातों पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी है, ये मात्रात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं कहलाती, ठीक। तो मात्रात्मक साख नियंत्रण तरलता समायोजन का एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात ये सब आते हैं। बचत खातों पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना, ठीक है, ये सब उसमें नहीं आता, ठीक। तो ये तीनों आते हैं, ये तीनों आते हैं उसमें, लेकिन ये डी नहीं आता, ठीक है। 29वें का डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आप 30वें पे आते हैं, फटाक से देख लीजिए 30वां क्या कह रहा है। तरलता अधिमान, तरलता अधिमान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा, ऑप्शन बी कह रहा है बंद पत्रों और प्रतिभूतियों को रखने की इच्छा, ऑप्शन सी कह रहा है बैंक जमा रखने की इच्छा, ऑप्शन डी कह रहा है संपत्ति रखने की इच्छा, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 30th का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, बैंक संपत्ति रखने की इच्छा, ठीक। तरलता उस, अच्छा थोड़ा तरलता के बारे में समझ लीजिए क्या होता है। तरलता उस, सॉरी, एक सेकंड, क्या हो गया भाई इसको? हाँ अब देखिए सही है, 30th क्वेश्चन था ना। 30th क्वेश्चन क्या कर रहा है? तरलता अधिमान क्या होता है, ठीक है। परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा, बंद पत्रों और प्रतिभूतियों को रखने की इच्छा, बैंक जमा रखने की इच्छा और संपत्ति रखने की इच्छा, ठीक है। तो 30th क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, संपत्ति रखने की इच्छा। तरलता अधिमान, ये कह रहा था तरलता अधिमान क्या होगा, तो संपत्ति रखने की इच्छा। तो इसमें क्या है कि तरलता उस डिग्री का वर्णन करती है जिस पर परिसंपत्ति की कीमत को प्रभावित किए बिना किसी संपत्ति या सुरक्षा को बाजार में जल्दी से खरीदा या बेचा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि वह सीमा जिस पर परिसंपत्ति की कीमत को प्रभावित किए बिना किसी संपत्ति को जल्दी से खरीद लिया बेचा जा सकता है, उसको तरलता उसकी बहुत ज़्यादा, ये की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी अगर देखा जाए, जैसे संपत्ति को बेचने के लिए कहीं जाना पड़ता है, गोल्ड आप कहीं लेके गए शॉप या किसी शॉपकीपर के यहाँ दिए और उससे आप पैसा ले लिए, वो और ज़्यादा लिक्विडिटी उसकी बहुत हाई है। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी हाई है कैश की, कैश हर जगह चलता है, उसके लिए आपको कुछ ना सोचना है, ना जानना है, समझना है, ठीक। तो वही तरलता अधिमान यही होता है कि जिसको बहुत आसानी से उसको चेंज किया जा सके, ठीक। समझ रहे हो? आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड 30वें का डी ऑप्शन हो गया, 31वां देख लेते हैं फटाफट। अब ज़्यादा समझाने का समय भी तो नहीं है अपने लोग के पास ना, तो अब आप समझ लीजिए, क्वेश्चन आप सारे अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। 31st क्वेश्चन कह रहा है प्रति सेकंड एक खराब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन ए कह रहा है एसर ने किया है, ACER एसआर कंपनी ने, बी कह रहा है IBM ने, सी कह रहा है सीडैक ने, और डी कह रहा है इंटेल ने। तो 31 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए इसका। 31 क्वेश्चन का सीडैक ने किया है, ठीक है। प्रति सेकंड एक खराब गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर है ये, परम 10,000, ठीक। चलिए अब 32 पे आते हैं, DTP का विस्तार करें, ठीक है। DTP का विस्तार करें तो क्या है, यानी फुल फॉर्म में लिखें, विस्तार करें मतलब का पूरा नाम क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बी कह रहा है ऑप्शन दिल्ली टॉप पब्लिशिंग, सी कह रहा है डिस्क टॉप पब्लिशिंग, और डी कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ पब्लिशिंग, ठीक है। तो बताइए 32 क्वेश्चन का इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक।
ए ऑप्शन। DTP कहीं लिखा हो तो इसका फुल फॉर्म यही समझिएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है कि डेस्कटॉप पर पब्लिश होगा। ठीक, 32 का ये ऑप्शन हो गया। 33 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है क्या? ऑप्शन नंबर ए, अपनी नीति को चुनना। बी, शक्तिपुंजों से तटस्थता यानी ताकतवर देशों या ताकतवर राष्ट्रों से तटस्थ रहना, अलग रहना। विश्व में शांति और एकता लाना। डी कह रहा है तृतीय विश्व युद्ध की शक्ति होना। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता का 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, शक्तिपुंजों से तटस्थता। तो जब ये गुट निरपेक्ष आंदोलन लाया गया था उस समय दो ही ताकतवर राष्ट्र थे, मतलब एक ग्रुप बना था, एक पूंजीवाद जिसको लीड कर रहा था अमेरिका USA और दूसरा USSR यानी जिसे सोवियत संघ कहते थे। हैं, उसका विचारधारा, उसका क्या मोटिव था, साम्यवाद। ठीक है, तो इन दो सुपर पावर के बीच से तटस्थ रहना यानी इनसे अलग रहना, इसी के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की थी जवाहरलाल नेहरू। उसके हैं क्या कहते हैं, इस आंदोलन को बनाने में इनका क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा योगदान था। जवाहरलाल नेहरू और कौन एक देश था भाई, और वहाँ के टीटू। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर बनाया था नैम, जिसे कहते हैं नैम। नैम मतलब नॉन अलाइड मूवमेंट। ठीक, नॉन अलाइड मूवमेंट, ये किसी के साथ नहीं जुड़े रहेंगे। ठीक, तो 33 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी नैम की, 1961 में हुई थी, 1961 में। ठीक, इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ये तो सबको पता है, बेलग्रेड में हुआ था। ठीक, बेलग्रेड में हुआ था। ठीक, ला है ये भाई। ठीक, बेलग्रेड में हुआ था। ठीक, चलिए ये हो गया आपका नैम के बारे में। तो 33 का बी ऑप्शन लगा लीजिए। अब 34 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड्स। 34 क्या कह रहा है, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, यानी UN। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का सदस्य भारत पूछ रहा है कब बना। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे न। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1945 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1947 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1950 में, और ऑप्शन डी कह रहा है 1954 में। जो 34 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा, वर्ष 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य देश बना। ठीक, यानी आज़ादी के 2 साल पहले ही। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हो सकता है इस बार भी पूछ दे, भारत UN का सदस्य कब बना था। चलिए 34 35 आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो 1 सितंबर को, 14 सितंबर को, 21 सितंबर को या फिर 30 सितंबर को। 35 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, 21 सितंबर को। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 35 का सी क्वेश्चन आंसर हो गया। फटाक से अब चलते हैं 35 के बाद 36 पे। 36 क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी से देख लीजिए उसमें। 36 क्वेश्चन कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है क्या। ऑप्शन ए कह रहा है विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। सी कह रहा है विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना, और डी कह रहा है व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 36 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन का सी ऑप्शन, इसका मुख्य उद्देश्य था प्रतिबंधों की समाप्ति के आलोक में वैश्विक व्यापार की मात्रा में भारी बढ़ोतरी करना है। ठीक, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 37वें क्वेश्चन के बाद 36वें के बाद 37वें पे आते हैं, 37 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए साहित्य अकादमी, बिल्कुल नहीं। बी प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, दादा फाल्के। तो द्रोणाचार्य पर लगा लिए बी ऑप्शन, 37 का बी ऑप्शन। ठीक है, ये खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट ट्रेनिंग देने वाले यानी जो ट्रेनर होते हैं, कोच, ठीक है, प्रशिक्षकों को दिया जाता है ये क्या, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है ना। चलिए, और ये क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है।
इसमें पुरस्कार स्वरूप 3 लाख रुपए और द्रोणाचार्य की एक कांस्य की मूर्ति भी दी जाती है। ठीक है, चलिए 37 का बी हो गया। 38 क्वेश्चन पर आते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहले अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था, किसके द्वारा दिया जाना शुरू किया गया? ठीक, तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी स्वीडिश सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी कह रहा है नोबेल कमेटी, ऑप्शन डी कह रहा है विश्व बैंक। ठीक है, अर्थशास्त्र के नोबेल के बारे में बात हो रही है, तो बताइए इसका 38 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडिश सेंट्रल बैंक। ठीक, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत और इसकी घोषणा स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा 1968 में की गई थी। ठीक है, और 1968 में की गई थी स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा, इसी के द्वारा। ठीक, और यह पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। ये कहाँ दिया जाता है? यह पुरस्कार स्टॉकहोम। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा सी ऑप्शन इसका 38 का। अब 39 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार की बात हो रही है। ऑप्शन ए कह रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक, ऑप्शन भारत सरकार का, और ऑप्शन बी कह रहा साहित्य अकादमी, सी कह रहा भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, और डी कह रहा भारतीय विद्या भवन। तो 39 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। ठीक है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार होता है जो भारत में भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के द्वारा भारतीय दर्शन एवं संस्कृति में अपना उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार। चलिए भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, यानी कि 39 का सी ऑप्शन। चलिए 39 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। 40th क्वेश्चन कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये कह रहा है संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से है? संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य यानी किस तरह के नृत्य से है? ऑप्शन ए भारतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी ओडिसी। ठीक है, तो 40वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, ओडिसी नृत्य से है। ठीक है, संयुक्ता पाणिग्रही जो वो नृत्य है उसका संबंध ओडिसी से है। ओडिसी जो नृत्य होता है उसी में होता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और चीज़ जान लीजिए। संयुक्ता पाणिग्रही एक ओडिसी नर्तकी थी। ठीक है, संयुक्ता पाणिग्रही और एक उड़ीसा की नर्तकी थी। ठीक, डांसर, जिन्हें 1975 में संयुक्ता पाणिग्रही को 1975 में, ठीक है, क्या है, पद्मश्री दिया गया था। पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, 1975 में। और पद्मश्री, और 1976 में संगीत नाटक अकादमी को पुरस्कार दिया। 1976 में, 1976 में, अगले साल ही संगीत नाटक अकादमी एक पुरस्कार वो भी देती है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी, ठीक, उसके तरफ से एक पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, पुरस्कार दिया गया था। ये संयुक्ता पाणिग्रही, इनका संबंध ओडिसी नृत्य से है और ये वहाँ की नर्तकी हैं। ठीक है, चलिए 40वें का डी ऑप्शन हो गया। आई होप फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा चीज़ें। ठीक है, और चलिए थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि समय भी कम है। चलिए 40वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी 40वां तो हो गया ना, डी। 41वां देख लीजिए फटाफट, क्या कह रहा है। 41 क्वेश्चन देखिए, विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन है? दुनिया के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए चांदनी, ऑप्शन बी बुला चौधरी, ऑप्शन सी मृदुला राजीव, ऑप्शन डी प्रिया संभाग। ठीक है, ये 2017 का पेपर है। तो ठीक है फ्रेंड, ये करंट अफेयर का है, थोड़ा सा इसमें पोर्शन है, डाला जाता है हर पेपर में। तो 41 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बुला चौधरी ने विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार किया। ठीक है, बुला चौधरी ने इंग्लिश चैनल को दो बार कब? एक बार 1989 में और एक बार 1999 में पार किया था। ठीक है, चलिए 41 का बी ऑप्शन। चलिए 41 के बाद 42 पे आते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए, इसकी स्लाइड दिख रही होगी आपको। कह रहा है कि 42 क्वेश्चन, फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, बी है बास्केटबॉल, सी है बैडमिंटन और डी है क्रिकेट। ठीक है, तो 42 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बास्केटबॉल में होता है। ठीक, फ्री थ्रो।
तो क्या है, बास्केटबॉल में एक निश्चित यानी प्रतिबंधित क्षेत्र से कोर्ट में फ्री फॉल और फ्री शॉट पॉइंट अर्जित करने का एक माध्यम होता है, ठीक है। और इसमें अपील विरोधी टीम के द्वारा की जाती है, ठीक है। विरोधी टीम इसकी अपील कर सकता है, ठीक है। 42 का बी ऑप्शन। फ्री थ्रो कहाँ है, बास्केटबॉल। चलिए 43 पे आते हैं। स्पेल ऑन द टाइगर। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। चलो पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन भी आपको मिल गया। तो ऑप्शन नंबर है जिम कार्बन, ऑप्शन बी वाल्मीकि थापर, ऑप्शन सी सैयद माउंट गोमरी, ऑप्शन डी अतुल सेठी। तो 43 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। 43 क्वेश्चन का सैयद माउंट गोमरी, ठीक है। 43 का सी ऑप्शन है। स्पेल ऑफ द टाइगर ये पुस्तक सैयद माउंट गोमरी ने लिखी थी, ठीक है। 43 के बाद 44 पर आते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लेते हैं उसको भी। सॉरी, देखिए फ्रेंड 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रंग 44 क्वेश्चन कह रहा है रंग वर्धानता किस प्रकार का रोग है। रंग वर्धानता किस प्रकार का रोग है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। संक्रामक है, उपार्जित है, अनुवांशिक है या जन्मजात है, ठीक है। यानी कलर ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। रंग वर्धानता को इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि बोलचाल में कलर ब्लाइंडनेस आप सुने भी होंगे और ये रंग वर्धानता कहीं सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। तो 44 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो 44 क्वेश्चन का सही आंसर आप लगा लीजिए, अनुवांशिक है। कलर ब्लाइंडनेस वाला जो रोग है ये सी है ऑप्शन। हाँ, पीड़ित व्यक्ति लाल और हरे रंग की में भेद नहीं कर पाता है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र भी होता है, ठीक। अनुवांशिक रोग है कलर ब्लाइंडनेस। चलिए अब अनुवांशिक मतलब समझ रहे हैं, अगर आपके परिवार में आपके माता पिता में से किसी को हो या आपके दादा दादी में, ठीक, चाचा चाची में, ठीक है, ये होता है। यह अनुवांशिक जेनेटिक जिनका जीनोम सीक्वेंस आगे बढ़ता है वो इन्हीं से, ठीक। चलिए 45वां क्वेश्चन में बेरी बेरी रोग। अब ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। बेरी बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन, 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे। विटामिन B1, ऑप्शन डी कह रहा है विटामिन B6, सी कह रहा है विटामिन B12 और डी कह रहा है विटामिन B2। तो 45वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लिया, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी, ठीक। 45 क्वेश्चन का ए ऑप्शन, बेरी बेरी रोग भोजन में विटामिन B1 की कमी से कारण होता है, ठीक। चलिए 46 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। 46 कह रहा है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। ये अक्सर पूछा जाता है, बहुत सारे विटामिन का रासायनिक नाम, ठीक है। तो ऑप्शन ए है नियासिन, ऑप्शन बी है पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन सी है साइनो कोबालामीन, ऑप्शन डी कह रहा है राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B6 का नाम, रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो 46 क्वेश्चन का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा बताइए। इसका पायरिडॉक्सिन होगा, ठीक। अच्छा, विटामिन B2 का क्या होगा रासायनिक नाम, राइबोफ्लेविन होगा। अभी B5 का क्या होगा, विटामिन B5 का पेंटाथेनिक एसिड होता है। B6 का क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। B12 का क्या होता है, साइनोकोबालामीन होता है, ठीक। ये साइनोकोबालामीन जो लिखा है ना, ये B12 का है रासायनिक नाम, ठीक। और राइबोफ्लेविन जो लिखा है ना, ये इसका B2 का है, ठीक, विटामिन B2 का है। और पायरिडॉक्सिन हमने बता ही दिया, B6 का है ये, ठीक। और इसके बाद ऊपर और क्या है, नियासिन है। तो नियासिन किसका है, विटामिन B का है। चलिए ठीक है, ये हो गया आपके सारे विटामिन के बारे में। अब हम विटामिन B 46 का क्या बी ऑप्शन हो गया। 46 का बी आपकी पायरिडॉक्सिन हो गया, ठीक। B6 का रासायनिक नाम। 47 पाते हैं, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गति के नियम का प्रतिपादन ये भौतिकी क्वेश्चन है। न्यूटन ने किया, आइंस्टीन ने किया, फेरल ने किया या कोपरनिकस ने किया, ठीक है। तो 47 क्वेश्चन का न्यूटन लगा लीजिए। गति के नियम सभी जानते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया, हाँ, बल गुणे विस्थापन। गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1887 न्यूटन ने 1687 में, ठीक है, अपनी पुस्तक क्या है प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था गति का नियम को। कौन सी पुस्तक थी, प्रिंसिपिया, ठीक। ये हिंदी में ऐसे ही लिखा जाएगा, प्रिंसिपिया, ठीक है। ये इनकी पुस्तक थी न्यूटन जी की, ठीक। चलिए फटाफट देख लेते हैं।
कौन सा क्वेश्चन 47 कंप्लीट हो गया, 47 का ये ऑप्शन। अब चलिए 48 पे आते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफ़ी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। डाउन सिंड्रोम ऑप्शन है, बी है टर्नस सिंड्रोम, ऑप्शन सी है हीमोफीलिया, ऑप्शन डी फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, तो 48 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। हीमोफीलिया से पीड़ित होने वाला व्यक्ति जो होता है, हीमोफीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को चोट लग जाने पर काफ़ी समय बाद उसका रक्त उसका बहता रहता है, मतलब रक्त जमाव नहीं होता, रक्त जमता नहीं। ठीक है, तो ये वंशानुगत, ये भी जान लीजिए, ये वंशानुगत रोग है और ये पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, पुरुषों में पाया जाता है, मतलब महिलाओं में नहीं। हीमोफीलिया जो है ये पुरुषों को होने वाला रोग है। ठीक, ये हो गया। अब चलिए 48 के बाद 49 पे आते हैं, जल्दी देख लीजिए फ्रेंड। ये हमारा इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी देख लीजिए। दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? दवा के और खाद्य पदार्थों जो फूड प्रोसेसिंग होती है, खाने वाले पदार्थों में, कि इनका संरक्षण करने में, कंजर्वेशन करने में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन सी फार्मिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो 49 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। 49 क्वेश्चन का सही आंसर बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो दवाओं में और खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से बचाने में। ठीक है, चलिए 49 का बी ऑप्शन हो गया। 50 पे आते हैं, हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें अच्छा साइट्रिक अम्ल और इनको धातुओं को साफ़ करने में होता है। ठीक है, बेंजोइक अम्ल जो है दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण करने में होता है। फार्मिक अम्ल का जीवाणुनाशक के रूप में भी यूज़ होता है और एसिटिक अम्ल का विलायक के रूप में भी यूज़ होता है। ठीक है, ये भी जान लीजिए। ठीक, साइट्रिक अम्ल को आप जान लीजिए धातुओं को साफ़ करने में, क्योंकि इसमें खट्टापन होता है साइट्रिक अम्ल में। ठीक, चलिए अब 50वां क्वेश्चन, अपने वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50वां, लैंगिक जनन की विधि खोज किसने की थी? लैंगिक जनन इस विधि की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए जिंडर एंड लेडरबर्ग, ऑप्शन बी लेडरबर्ग एंड टेटम, ऑप्शन सी वाटसन एंड क्रिक ने, ऑप्शन डी ल्यूवनहॉक ने। ठीक है, तो 50वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर जिंडर एंड लेडरबर्ग। ठीक है, 50वां क्वेश्चन का ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस विधि की खोज जिंडर एंड लेडरबर्ग ने कब की थी? 1952 में, 1952 में की थी इसकी खोज। ठीक, इस विधि की खोज। और इस विधि में एक विषाणु द्वारा एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए से मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है। ठीक है, इस विधि में। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो के पूरे होते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से हम जो भी वीडियो बनाते जाएंगे वो आपके पास तब आसानी से बैक टू बैक पहुँचता जाएगा। ठीक है, तो चलो फ्रेंड, मिलते हैं हम। अब हमारी आपकी नेक्स्ट मुलाकात होगी खंडवा, ये जो भाषा का पोर्शन है हिंदी वाला। ठीक है, 2017 के पेपर का सेकेंड सेक्शन में आएंगे भाषा हिंदी वाला। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा हिंदी के संदर्भ में। तो चलिए फ्रेंड, उस वीडियो को भी देखना ज़रूरी है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।